नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम स्वच्छंदतावाद और छायावाद इस विषय पर पढ़ेंगे। तो हिंदी में इस प्रकार रोमेटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द आ जाने के बाद छायावादी कविता को आरंभिक स्वच्छंद काव्यधारा से ही नहीं बल्कि उसकी परवर्ती परंपरा से भी अलग करके देखने की परिपाटी चल पड़ी। यानी एक विशेषता सबसे बड़ी क्या हुई, देखिए पहले जो जितना भी लिखा गया उसमें दूसरों के लिए ही लिखा जा रहा था, सिर्फ प्रेम की बातें सिर्फ दूसरों के बारे में ही चर्चा की जा रही थी। अब व्यक्ति अपने निजी अनुभव को भी व्यक्त करना शुरू किए। ये प्रारंभिक अवस्था थी। इस बीच हिंदी की रहस्यात्मक कविताओं की चर्चा के प्रसंग में अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म शब्द का भी उल्लेख किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आरंभ में बहुत दिनों तक छायावादी कविताओं के लिए रहस्यवाद शब्द का प्रयोग होता रहा। यानी और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो बातें जो कही जा रही थी, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रेम को नहीं रखा जा रहा, निज प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में रखने में जहाँ सकुचाहट थी, वहाँ उसको रहस्यवाद का नाम दे दिया लोगों ने, और उसको जो है दूसरा नाम मिस्टिसिज्म का नाम उन्होंने दे दिया, जिससे कि लोग जो है वो इसको समझ नहीं पा रहे थे कि इसको ये वास्तविकता में है क्या। पर वास्तविकता ये थी कि शुक्ल जी ने जिन कवियों की कविताओं में सच्चे स्वच्छंदतावाद का स्वरूप देखा था, उनके सच्चे स्वच्छंदतावाद में और बातों में के अलावा रहस्यपूर्ण संकेत मौजूद थे। यानी बात शुक्ल जी को क्या लगा और शुक्ल जी ने क्या कहा, दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये था कि पहली बार लोगों ने अपने स्वच्छंद विचारों को रखा। इससे पहले तक तो वो पराधीन होकर के या फिर दूसरों के बारे में चर्चा करते रहते थे, या सिर्फ मतलब या फिर आध्यात्म से जुड़े हुए थे। अब वो अपने निजी विचारों को रखना शुरू कर दिए, स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद होकर के अब जिस टॉपिक पर चाहते थे उस टॉपिक पे लिखते थे, और निज अभिव्यक्ति को भी देना शुरू कर दिया उन्होंने। अपने बारे में भी चर्चा करना शुरू कर दी। अब अपने बारे में मतलब लोगों के बारे में चर्चा करना शुरू, सामान्य व्यक्ति के बारे में चर्चा शुरू करनी, और अपने अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने लगे, अपने प्रेम के बारे में भी चर्चा करने लगे। इसको आचार्य शुक्ल जी ने इसको एक तरीके से उन्होंने भी इसको रहस्यवाद माना, लेकिन रहस्यपूर्ण संकेत माने, लेकिन ये रहस्यपूर्ण संकेत नहीं है। इसको मैं बाद में लास्ट में बताना चाहूँगी कैसे। इसलिए केवल रविंद्रिक प्रभाव के अनुमान के कारण छायावाद को स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा से बाहर नहीं किया जा सकता। और क्योंकि रविंद्रनाथ जो उस समय कविता लिख रहे थे और उनका जो प्रभाव था, उसके कारण से इसको स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा से अलग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने गद्य काव्य भी लिखने की परंपरा शुरू कर दी, और जो उन विषयों पर लिखना शुरू कर दिया जैसे राष्ट्र संबंधी और तरीके के जो वो अभिव्यक्ति अलग तरह की थी, तो वो करना शुरू कर दिया। तो इसको स्वतंत्रतावादी कविता से भी अलग करना संभव नहीं था। छायावाद को स्वतंत्रतावादी को छायावाद के आरंभ होने वाले तात्कालिक विवादों का कोलाहल शांत होने के बाद अब ये बात भली भांति स्पष्ट होकर सामने आ चुकी थी, और इस तरीके से विवाद काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और उसके बाद जब ये विवाद समाप्ति की ओर था, तो दो छायावाद के दो पक्ष निकाल के उन्होंने रखे। छायावाद को दो हिस्सों में बांट दिया, यानी एक प्रारंभिक अवस्था और एक परिपक्व अवस्था। तो छायावाद के हिंदी की अपनी रोमांटिक अथवा स्वतंत्रतावादी काव्यधारा की विकसित अवस्था है। छाया जो उन्होंने माना कि जो ये विकसित अवस्था थी, जिसको हम स्वच्छंदतावाद कह सकते हैं। इसके पहले चरण के कवि थे श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। और आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे, जिन्हें कि आचार्य शुक्ल जी सच्चे
स्वच्छंदतावादी कहते थे कि केवल यही लोग हैं जो सच बात को सीधे आकर के कह सकते हैं। और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रकृति की को पूर्णतम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी थे, जिन्हें छायावाद के कवि माना जाने लगा। और इसके बाद आए प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और छाया। तो ये सारे जो थे ये छायावाद के मुख्य कवि माने जाने लगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ही रचना से मैं समझाना चाहूँगी। छायावाद और रहस्यवाद बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन समझने की जो परिपाटी थी वो लोगों ने उसको रहस्यवाद माना है, लेकिन रहस्यवाद है नहीं वो। छायावाद क्या है? जैसे मैं नीर वरी दुख की बदली, ये क्या है? ये रहस्यवाद है। ये रहस्यवाद नहीं है, ये व्यंजना है व्यक्ति की, व्यंजना है उसकी अपनी निज व्यंजना, जिसको वो व्यक्त कर रहा है दूसरे संकेतों के द्वारा। ये है, ये निज व्यंजना को दूसरा नाम हम यदि देंगे तो छायावाद का देंगे। यानी वो संकेत जो व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं और वो उनको व्यक्त करते समय कुछ इस तरीके से व्यक्त करता है। व्यक्ति, कभी आपने देखा है जब व्यक्ति चलता है तो परछाई व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है, छाया व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। इसी तरीके से जीवन में जो जो घटनाएं व्यक्ति के साथ होती हैं उनकी छाया भी उसके साथ चलती रहती है। वो लाख उसको अलग करे, लेकिन जीवन के कुछ ना कुछ संकेत आपको उस व्यक्ति के निज अनुभवों से निश्चित रूप से मिल जाएंगे। यदि वो लिखता है तो निश्चित रूप से उसकी लेखनी में कहीं ना कहीं जरूर अभिव्यक्त हो जाएंगे। ठीक वही स्थिति महादेवी वर्मा की थी कि उनके निजी अनुभव जो है वहाँ व्यक्त हुए। और इस तरह ये छायावाद है कि व्यक्ति की छाया उसके साथ साथ चलती है। और उस समय के अन्य कवियों का भी यही था। तो छायावाद मुख्य रूप से ये है। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद जैसे हम कहते हैं भगवान कौन है, ये रहस्यवाद का विषय हो जाता है। ये है रहस्यवाद का विषय। या फिर हम ये भी कह सकते हैं रहस्यवाद ये भी है कि ये मान लीजिए कि अभी अब मुझे कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है और वो व्यक्ति मुझे बता नहीं रहा है। मुझे किसी व्यक्ति से किसी चीज़ की जानकारी लेनी है और वो व्यक्ति मुझे बता नहीं रहा है। मुझे कह रहा है कि यहाँ से 4 कमरों के पीछे जो है वो जिन चीज़ों के बारे में बता रहा है वो चीज़ें वो नहीं है जिनकी वो अभिव्यक्ति कर रहा है। तो मुझे उसकी बातों से पता लग रहा है कि ये रहस्यवाद है। यानी ये रहस्यवाद में मूल अंतर क्या है? ये छाया व्यक्ति की साथ के अनुभव की है। और रहस्यवाद क्या है? किसी दूसरी चीज़ की छिपी हुई अभिव्यक्ति को व्यक्त करना रहस्यवाद हो गया। किसी दूसरी की चीज़ की छिपी हुई बातों को प्रकट करेंगे तो वो रहस्यवाद हो जाएगा। और निज अनुभवों को जब व्यक्ति व्यक्त करता है तो वो छायावाद कहलाता है। और छायावाद का अंत नहीं हुआ, छायावाद का अंत नहीं हुआ, बस छायावाद का स्वरूप बदल गया। अब क्या हुआ? छायावाद के बाद फिर आया प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद में छायावाद के साथ साथ प्रगति जुड़ गई। छाया तो चल रही है व्यक्ति की, लेकिन अब वो छाया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, अपने निजी अनुभवों को ज़्यादा नहीं बताना चाहता है कि क्या क्या हो रहा है समाज में इस समय, स्थितियाँ क्या क्या घटित हो रही हैं, क्या चल रहा है इस समय, आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो उन चीज़ों के बारे में व्यक्ति करता। ये प्रगति हुई। और बहुत सारी सी बातें जिसके बारे में मैं कल दूसरे भाग में बताना चाहूँगी। तो धन्यवाद। अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।